Hello students, this is the next part of the chapter The Age of Industrialization और आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। इन विक्टोरियन ब्रिटेन देयर वाज अ नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर। ब्रिटेन में ह्यूमन लेबर की कोई भी शॉर्टेज नहीं थी। पुअर पीजेंट्स जो गरीब होते हैं किसान और जो वैग्रेंट्स होते हैं, वैग्रेंट का मतलब होता है जो इंसान एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है। मूव टू द सिटीज़ इन द लार्ज नंबर इन सर्च ऑफ जॉब। ऐसे लोग जो हैं शहरों में बहुत ही लार्ज नंबर में इधर से उधर जॉब की तलाश में घूमते रहते थे ताकि उन्हें काम मिल जाए, वेट करते रहते थे। एज यू विल नो व्हेन देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ लेबर वेजेस आर लो। जैसे कि आपको पता है कि जैसे अगर बहुत सारे लेबर्स होते हैं तो वेजेस जो होती हैं लेबर की दिहाड़ी मजदूरी जो होती है वो कम कर दी जाती है। सो इंडस्ट्रियलिस्ट हैड नो प्रॉब्लम ऑफ लेबर शॉर्टेज और हाई वेज कॉस्ट। तो इंडस्ट्रियलिस्ट को इसीलिए कोई दिक्कत ही नहीं होती थी कि लेबर को उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। दे डिड नॉट वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस द मशीन डैट गॉट रिड ऑफ ह्यूमन लेबर। इसीलिए वो नई मशीनों को भी नहीं लगाते थे क्योंकि ह्यूमन लेबर उनको आसानी से सस्ते दामों पर मिल जाते थे और मशीन्स को लगाने के लिए उनको लार्ज कैपिटल काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता। इन मैनी इंडस्ट्रीज़ द डिमांड फॉर लेबर वॉज सीजनल। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में लेबर की जो डिमांड होती थी वो सीजनल होती थी। सीजनल का मतलब किसी किसी समय पे बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती थी, जैसे कि गैस वर्क हो गया और ब्रूरीज हो गया, शराब की भट्टियाँ। तो स्पेशली जो कोल्ड मंथ मतलब जाड़े का टाइम होता था उस समय इन दोनों चीज़ों का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। सो दे नीडेड मोर वर्कर्स टू मीट दैट पीक डिमांड। इसीलिए उन्हें ज़्यादा वर्कर की ज़रूरत होती थी ताकि बहुत ज़्यादा जो डिमांड है उसको पूरी की जा सके। इसके अलावा बुक बाइंडर, प्रिंटर, क्रिसमस के समय कैटरिंग का काम हो गया, खाने का, इसके लिए भी एक्स्ट्रा लेबर्स की ज़रूरत होती थी। एट द वाटर फ्रंट विंटर वॉज द टाइम डैट शिप वर रिपेयर्ड एंड स्प्रूड अप। साथ ही साथ जहाज़ों को रिपेयर करना हो गया या और ज़्यादा उनको बेटर बनाने के लिए लेबर्स की ज़रूरत पड़ती थी। इन ऑल सच इंडस्ट्रीज़ वेयर प्रोडक्शन फ्लक्चुएटेड विद द सीज़न। तो इन सब इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन के अनुसार जो है वो काम में फ्लक्चुएशन दिखता रहता था, मतलब काम बढ़ता घटता रहता था और लेबर्स को भी वैसे ही काम मिलता रहता था। इंडस्ट्रीज यूजली प्रिफर्ड हैंड लेबर। ज़्यादातर इंडस्ट्रीज जो भी होते थे वो हैंड लेबर मतलब लेबर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे और उनको सीज़न के हिसाब से एम्प्लॉय करते थे, काम देते थे। अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट कुड बी प्रोड्यूस ओनली विद द हैंड लेबर। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते थे जिनको सिर्फ हाथ से ही बनाया जा सकता था। मशीन्स वर ओरिएंटेड टू प्रोड्यूस द यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइज गुड फॉर द मास मार्केट। मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादातर यूनिफॉर्म बनाने के लिए या स्टैंडर्डाइज एक जैसा सामान बनाने के लिए किया जाता था। बट द डिमांड इन द मार्केट वॉज ऑफ्टन फॉर गुड विद इंट्रिकेट डिज़ाइन। लेकिन मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड उस तरीके की सामान की थी जिसकी डिज़ाइन बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही नाजुक होती थी और जिसको एक ख़ास तरीके का आकार चाहिए होता था। इन मिड 19th सेंचुरी ब्रिटेन फॉर इंस्टेंट 500 वेराइटीज़ ऑफ। मिड 19th सेंचुरी की बात है कि ब्रिटेन में 500 से ज़्यादा वेराइटीज़ के अलग अलग हैमर्स को प्रोड्यूस किया गया था और अलग अलग 45 काइंड ऑफ एक्सेस जो कुल्हाड़ियाँ हैं उनको प्रोड्यूस किया गया था। दीज रिक्वायर्ड ह्यूमन स्किल नॉट द मैकेनिकल टेक्नोलॉजी। तो इन चीज़ों को बनाने के लिए ज़्यादातर ह्यूमन स्किल, इंसान की स्किल की ज़रूरत होती थी और मशीन की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं होती थी। साथ ही साथ ब्रिटेन में जो अपर क्लास, जो रिच क्लास होता था, जो कि एरिस्टोक्रेट क्लास होता था, जो रिच होते थे, और जो बॉर्गरीज होते थे, जो मिडिल क्लास होता था, वो ज़्यादातर हाथ से बने हुए सामान को प्रेफर करते थे। हैंडमेड प्रोडक्ट केम टू सिम्बलाइज द रिफाइनमेंट इन क्लास। क्योंकि हाथ से बना हुआ सामान एक तरीके से सिंबल बन गया था कि हाँ, सामान बहुत ही अलग तरीके का है और ये क्लास है, और अपने क्लास को अलग शो करने के लिए हैंडमेड सामान को ज़्यादा ये यूज़ करते थे। दे वर ब्रेडअप फिनिश। हाथ से बना हुआ सामान ज़्यादा बेटर भी होता था। इंडिविजुअली प्रोड्यूस, और किसी किसी एक इंसान के लिए स्पेशली प्रोडक्ट बनाया जाता था, केयरफुली डिज़ाइन किया जाता था। मशीन मेड गुड वर्क फॉर एक्सपोर्ट टू द कॉलोनीज़। और मशीन से जो बना सामान होता था वो कॉलोनीज़ में अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट करके बाहर भेज दिया जाता था। इन कंट्रीज़ विद लेबर शॉर्टेज इंडस्ट्रीज वर कीन ऑन यूजिंग मैकेनिकल पावर सो डैट द नीड फॉर ह्यूमन लेबर कैन बी मिनिमाइज। जिन कंट्रीज़ में लेबर की शॉर्टेज होती थी वहाँ पे इंडस्ट्रीज जो थे मैकेनिकल मतलब मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे ताकि उन्हें ह्यूमन लेबर का कम इस्तेमाल करना पड़े। दिस वॉज द केस इन द 19th सेंचुरी अमेरिका। ब्रिटेन हाउएवर हैड नो प्रॉब्लम हायरिंग द ह्यूमन हैंड।
तो इसका एक एग्जांपल अमेरिका है, जहाँ पे मशीन्स की कमी नहीं थी और लेबर्स की कमी थी। और ब्रिटेन को इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं थी और वहाँ पर लेबर्स की भी कोई शॉर्टेज नहीं थी। नेक्स्ट टॉपिक, लाइफ ऑफ द वर्कर। द अबंडेंस ऑफ लेबर इन द मार्केट अफेक्टेड द लाइफ ऑफ वर्कर। बहुत ज़्यादा लेबर्स मार्केट में हो जाने की वजह से लेबर्स की ज़िंदगियों पर असर पड़ने लगा। एज न्यूज़ ऑफ द पॉसिबल जॉब ट्रैवल टू द कंट्री साइड, जैसे ही किसी नई तरीके की जॉब की खबर गांव-गांव में फैलती थी, हंग्रेड स्ट्रैम टू द सिटीज़, बहुत सारे लोग सिटीज़ में आ जाते थे, शहरों में आ जाते थे काम की तलाश में। द एक्चुअल पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जॉब डिपेंडेंट ऑन एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ फ्रेंडशिप एंड कीन रिलेशन। जॉब की मिलने की पॉसिबिलिटी डिपेंड करती थी कि आपकी कितनी अच्छी दोस्ती है, आपके रिलेशंस कितने अच्छे हैं। इफ़ यू हैड अ रिलेटिव और अ फ्रेंड इन अ फैक्ट्री, यू वर मोर लाइकली टू गेट अ जॉब। अगर आपका कोई दोस्त जो है या रिश्तेदार अगर फैक्ट्री में काम कर रहा है तो आपको जॉब आसानी से मिल जाती थी। बट नॉट एवरी वन हैड सोशल कनेक्शन, लेकिन हर किसी के बहुत अच्छे सोशल कनेक्शंस नहीं होते थे। मैनी जॉब सीकर हैड टू वेट वीक्स, बहुत सारे जॉब ढूंढने वाले लोगों को महीनों तक, हफ्तों तक इंतज़ार करना पड़ता था। स्पेंडिंग नाइट अंडर द ब्रिजेस, मतलब ब्रिज के नीचे अपनी रातें गुजारनी पड़ती थी और वहीं पर अपना काम को भी तलाशना पड़ता था, या फिर जो नाइट शेल्टर्स होते थे जहाँ पे लोग रात में सोते हैं वहाँ पर अपनी रात वो लोग बिताते थे। सम स्टेड इन द नाइट रिफ्यूजीज डेट वर सेटअप बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल। कुछ लोग नाइट रिफ्यूजीज में रहते थे जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा सेटअप की जाती थी, मतलब कोई प्राइवेट इंसान इस तरीके के कैंप्स बना देता था जहाँ पर लोग जो है रात अपनी गुजार सकते थे। अदर वेंट टू द कैजुअल वार्ड्स मेंटेन बाय द पुअर लॉ अथॉरिटी, और बाकी लोग जो है कैजुअल वार्ड्स में सो जाते थे जो कि ज़्यादातर बहुत ही पुअर लॉ अथॉरिटीज़, मतलब बहुत ही ख़राब व्यवस्था होती थी, उनके द्वारा बनाए जाते थे। जो अथॉरिटीज़ होती थी, पुअर लॉ अथॉरिटीज़ का मतलब है कि वो ज़्यादा देखते नहीं थे कि वहाँ पे लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, तो बहुत ही व्यवस्था ख़राब होती थी। सीजनैलिटी ऑफ वर्क इन मैनी इंडस्ट्री मीन प्रोलॉन्ग पीरियड विदाउट वर्क, क्योंकि वर्क किसी किसी सीज़न में ज़्यादा बढ़ता था इंडस्ट्रीज़ में, इसीलिए लोगों को बहुत ही लंबे समय तक काम की तलाश में रुकना पड़ता था। आफ्टर द बिजी सीज़न वॉज ओवर, जब बिजी सीज़न का मतलब जब बहुत ज़्यादा काम मिलता है वो वाला सीज़न, जब ये सीज़न ख़त्म हो जाता था, द पुअर वर्ड एट द स्ट्रीट अगेन, तो जो गरीब लोग होते थे वो सड़कों पे फिर आ जाते थे। सम रिटर्न टू द कंट्री साइड, कुछ लोग गांव वापस चले जाते थे आफ्टर द विंटर, जाड़े के बाद, क्योंकि जाड़े में ज़्यादा काम बढ़ जाता था, जैसे कि गैस का और शराब की भट्टियों का। व्हेन द डिमांड फॉर लेबर इन द रूरल एरिया ओपनड अप इन प्लेसेस, व्हेन द डिमांड फॉर लेबर इन द रूरल एरिया ओपनड अप इन प्लेसेस, मतलब बहुत सारे लोग जो हैं गांव में चले जाते थे जाड़े के बाद, क्योंकि उनकी अब वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, और रूरल एरियाज़ में जहाँ पे उन्हें काम मिलता था वहाँ चले जाते थे। बट मोस्ट लुक फॉर ऑड जॉब, बहुत सारे लोग और छोटा मोटा काम कर लेते थे, विच टिल द मिड 19th सेंचुरी वर डिफ़िकल्ट टू फाइंड, जो कि ढूंढना भी बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था। वेजेस इंक्रीज, कुछ वेजेस बढ़ी 19th सेंचुरी के शुरुआत में, बट दे टेल अस लिटिल अबाउट वेलफेयर ऑफ द वर्कर, लेकिन इससे ये नहीं पता चलता है कि वर्कर की भलाई हो रही थी कि नहीं। द एवरेज फिगर हाइड द वेरिएशन बिटवीन ट्रेड्स एंड द फ्लक्चुएशन फ्रॉम ईयर टू ईयर, तो जो भी फिगर वेजेस की सामने दिखाई देती थी उससे ये नहीं पता चलता था कि साल दर साल उनकी वेजेस में कितनी बढ़ोतरी हुई या कितना उनको वेजेस बढ़ा के दी जा रही हैं या घटाई जा रही हैं। When prices rose sharply during the prolonged Napoleonic War, the real value of what the worker and fell significantly. जब अचानक से प्राइजेस जो हैं गुड्स के बहुत ज़्यादा बढ़ गए, नेपोलियनिक वॉर मतलब जब नेपोलियन का युद्ध चल रहा था अलग 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 देशों के साथ, तो वो इतना लंबा युद्ध जो चला उस दौरान वर्कर्स की जो वेजेस थी वो बहुत ही ज़्यादा गिर गई। सिंस द सेम वेजेस कुड नाउ बाय फ्यूअर थिंग, और वेजेस इतनी कम थी कि बहुत ही कम सामान वर्कर जो लेबर्स थे वो खरीद पाते थे। मोरओवर द इनकम ऑफ द वर्कर डिपेंडेंट नॉट ऑन द वेज रेट अलोन, वट वॉज ऑल्सो क्रिटिकल वॉज द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब वर्कर की इनकम तो कम होती ही थी, साथ ही साथ उनका जो एम्प्लॉयमेंट पीरियड होता था, काम करने का जो समय होता था वो भी बहुत ही कम होता था, मतलब उनको ज़्यादा दिनों तक काम नहीं मिलता था। द नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्क डिटरमाइन द एवरेज डेली इनकम ऑफ वर्कर, तो कितने दिन तक आप काम करते हैं इससे डिसाइड होता था कि आपकी एवरेज डेली इनकम क्या है। एट द बेस्ट ऑफ टाइम टिल द मिड 19th सेंचुरी अबाउट 10% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन वर एक्सट्रीमली पुअर, तो मिड 19th सेंचुरी तक आते आते भी लगभग 10% 10% तक अर्बन पॉपुलेशन मतलब शहर की जो पॉपुलेशन थी
वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थी। इन पीरियड ऑफ इकोनॉमिक स्लम्स लाइक 1830 द प्रपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयड वेंट अप टू एनीथिंग बिटवीन 35 एंड 75% इन डिफरेंट रीजन। और साथ ही साथ एक पीरियड आया 1830 का जिसमें कि इकोनॉमिक एक ऐसा समय भी आ गया, मतलब एक आर्थिक ऐसी समय देखने को मिला जिसमें कि अनएम्प्लॉयड मतलब जो बेरोज़गार हैं उनका प्रपोर्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मतलब 35% से लेकर 75, 35 to 75% तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया अलग अलग रीजन्स इलाकों में। द फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मेड वर्कर हॉस्टाइल टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। अनएम्प्लॉयमेंट के डर की वजह से वर्कर्स जो थे वो नई टेक्नोलॉजी के प्रति बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गए, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी की वजह से वर्कर्स की डिमांड कम हो जाती थी। व्हेन द स्पिनिंग जेनी वॉज इंट्रोड्यूस इन, जब स्पिनिंग जेनी ये एक मशीन है, जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया, जब ये आई, वूलन इंडस्ट्री द वूलन इंडस्ट्री मतलब वूलन इंडस्ट्री में स्पिनिंग जेनी मशीन आई, तो वुमेन हु सर्वाइव ऑन हैंड स्पिनिंग, तो जो महिलाएं हाथ से काम करती थी धागा लपेटने का, तो इस नई मशीन की वजह से उनके ऊपर असर पड़ गया, तो उन्होंने इन नई मशीनों के ऊपर अटैक किया। दिस कॉन्फ्लिक्ट ओवर द इंट्रोडक्शन ऑफ द जेनी कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो जिसकी वजह से इस मशीन का इस्तेमाल करना लंबे समय के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया। आफ्टर द 1840 1840 के बाद बिल्डिंग एक्टिविटीज़ इंटेंसिफाइड इन द सिटीज़, मतलब बिल्डिंग्स का बनना शहरों में बहुत तेज़ी से बढ़ गया। एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई, रोड्स चौड़ी हो गई, रेलवे स्टेशन आ गया, रेलवे लाइंस एक्सटेंड होने लगी, बढ़ने लगी, टनल्स बनने लगे, ड्रेनेज सिस्टम बेटर हो गया, सीवर लाइन बिछने लगी। ये सब चीज़ें 1840 के बाद हुआ। नंबर ऑफ़ वर्कर एम्प्लॉयड, तो इतना काम बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो थे वो भी बढ़ गए। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में भी बढ़ गए, डबल्ड हो गए 1840 तक, और आगे आने वाले समय में भी वर्कर्स की डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई, तो ये मतलब डबल से ट्रिपल से 4 टाइम वर्कर्स की डिमांड बढ़ती चली गई। तो आने वाले 30 साल तक, मतलब 1840 से लेकर 30 ईयर्स, तो मतलब 1870 तक वर्कर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। That's for today, students. In the next chapter we will discuss the further. Thank you.